नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। 71st बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कई सारे वीडियोस हो चुके हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एडेड है। उसको अगर नहीं देखा आपने अब तक तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। जितना भी समय बचा है अब रिवीजन पे मैक्सिमम ध्यान लगाइए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, निरंतर लापरवाही नहीं बरतनी है। स्टार्ट करेंगे हम आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उनसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो शायद हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि किसी भी सामान्य विधेयक जो है ना, इसको ध्यान रखने वाली बात है। जो स्पेशल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के विधेयक होते हैं उसके मुद्दे पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है। तो ये जो है कॉल की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो ये प्रावधान हमने लिया है किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपको ये बताना है, हमने पहले बता रखा है कि अब जो ये प्रोविजन है ज्वाइंट सिटिंग का, ये किस आर्टिकल में है, ठीक है। इसको आप कमेंट करके बताइए। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया था। एक जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो है कमीशन बनाया गया है ना, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो इनकी अध्यक्षता में ये मंडल जो कमीशन बना, तो इन्होंने ओबीसी जो है उनके लिए 27% आरक्षण का है ना रिकमेंडेशन किया। बाद में इसको जो है ये अपना वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे 1990s में, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और आगे चल करके सरकारी नौकरी तथा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ये आरक्षण इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं ये बताना है। एनएससी बीसी, ठीक है। तो ये जो है बॉडी है हमारी इंपॉर्टेंट और इसमें एक चेयरमैन, ठीक है, एक वाइस चेयरमैन और 3 अन्य मेंबर, तो टोटल 5 लोग हो गए, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना था। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है नागालैंड, इसको स्टेट बनाया गया था 1 दिसंबर 1963 से, ठीक है। इसमें से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी बॉडीज होती हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में है, तो किसी न किसी आर्टिकल में होगा, है ना। तो अब इसमें क्या है कि नीति आयोग जो है, तो पहले इसके जगह पे क्या होता था, प्लानिंग कमीशन। तो बाद में 2015 में इसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने, जो कि एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना हुआ बॉडी है, ठीक है। ऑप्शन बी। बाकी सब जो है ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो इसलिए ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। तो जो है मध्य प्रदेश की सीटें हैं 29, जिसमें से 6 सीटें रिजर्व है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो ये सबसे जो है ज्यादा रिजर्वेशन इसी राज्य में है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अभी वर्तमान की व्यवस्था के हिसाब से देखें तो कुल 131 सीट रिजर्व हैं एससी और एसटी समुदाय के लिए, जिसमें से 84 है एससी की और एसटी की 47। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था। तो जैसे हम केंद्र के स्तर पे लोकपाल के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जो बॉडी है, तो उसी तरीके राज्यों में लोकायुक्त होते हैं, ठीक। तो हालांकि ये इंस्टीट्यूशन कई राज्यों में एस्टैब्लिश पहले से हो रखा था, लेकिन एक प्रॉपर इसका एक बिल जो है उस स्टेट की विधानसभा से पारित किया गया, तो ये था उत्तराखंड, ठीक है। नवंबर 2011 में ये बिल पास हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में राष्ट्रीय ध्वज जो है भारतीय किसने फहराया था। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन के रूप में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जो है लाहौर में सभी लोग थे, ये सब सेशन कांग्रेस का जो होता था, ठीक है। तो उस रेफरेंस में पूर्ण स्वराज जो है उसका रिजोल्यूशन है ना पास किया गया और उसी दौरान जो है ये फ्लैग जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में ये रावी नदी जो है ना, ये भी पूछते हैं किस नदी के तट पे,
तो इसके बैंक्स पे इसको जो है फहराया था। तो ऑप्शन डी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये दिया गया आर्टिकल 368 में, है ना। सिर्फ एक आर्टिकल है ये भाग 20 के अंदर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को 3 प्रकार से अमेंड करने की व्यवस्था इसमें दी गई है। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, है ना, जो दिल्ली का और आसपास का क्षेत्र कई राज्यों का हम एनसीआर के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये 1991 में जो है 69th अमेंडमेंट हुआ था, उसके माध्यम से ये दर्जा मिला और दिल्ली में जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली वाली जो है कह सकते हैं सरकार की मतलब व्यवस्था दी गई, ठीक है। ऑप्शन बी। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए 12 अनुसूचियां कुल हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस, है ना, ये विषय है। इसमें कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक। तो इसमें राजस्थानी भाषा नहीं है। अगला है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? भाग 4 हमारा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 के बीच प्रावधान है, ठीक है। तो इसी में चूंकि ये जो है निर्देश ही है एक तरीके से कि जिनको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें या केंद्र सरकार लॉ बनाए लोगों के लिए, उस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करे। तो इसी डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में व्यवस्था है कि ग्राम स्तर पे, है ना, विलेज पंचायत वगैरह जो है इसको स्टैब्लिश किया जाए। तो ऑप्शन बी, है ना, इसको चुनेंगे हम। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा था? तो एक काफी बहुत कह सकते हैं बड़ा एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक। इसको इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो इसके बहुत सारे प्रावधान उस समय जब संविधान सभा संविधान बना रही थी तो उसको इन्होंने अडॉप्ट भी किया है ना। तो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो कुछ ऐसी भी चीजें थी कि जो सही नहीं थी, तो उसको चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में मतलब कह सकते हैं डिजिग्नेट किया, संदर्भित किया ये जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक। ये सब स्टेटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं कि किसने किस चीज को क्या कहा। इसमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? आर्टिकल 338, है ना, इसको पढ़ेंगे। तो इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ते हैं भाग 3 में, उसका आर्टिकल 23, है ना, ये प्रोहिबिट करता है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो वैसे ही फोर्स लेबर या फिर बॉन्डेड लेबर जो सिस्टम है, तो ये देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके से कनेक्ट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सभी चीजें याद रहेंगी, ठीक। तो इसी चीज को और स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा संसद के द्वारा एक एक्ट बना, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976 में, ठीक। तो इस एक्ट को भी ध्यान रखना है और इस आर्टिकल को भी। एक सब्सटेंस होता है टेट्रा इथाइल लेड, पेट्रोल में इसको मिलाते हैं, क्या कारण होता है? तो बेसिकली हमारा जो किसी भी व्हीकल का इंजन होता है ना, तो उसमें जो फ्यूल कह सकते हैं, एनर्जी उसको दे रहा है एक तरीके से, जब वो बर्न हो रहा है, ठीक। तो हमारा इंजन जो है एफिशिएंटली चल सके, स्मूथली चल सके, है ना, कह सकते हैं, उसमें जो उसकी एंटी नॉकिंग रेट होती है ना, उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो इससे जो है फ्यूल एफिशिएंटली चलता है और हमारा इंजन जो है उस पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मतलब ये सब्सटेंस एक पूछा जाता है अक्सर, तो ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो ये व्यवस्था है आर्टिकल 214 में, ठीक है। भारत के जितने राज्य हैं, हालांकि सबके लिए एक सेपरेट ये हाई कोर्ट अभी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है किसी न किसी अन्य हाई कोर्ट के अंतर्गत उनका कार्य क्षेत्र आता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जैसे संख्या की बात करें तो अभी कुल हमारे पास है 25, ठीक है। इसमें सबसे लेटेस्ट है तेलंगाना राज्य वाला, ठीक। इसमें से किसका स्टेटमेंट है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब एक तरीके से चुनी गई संविधान बनाने के लिए, तो उसमें क्या था कि मैक्सिमम मेंबर जो थे वो कांग्रेस के थे, उस समय कांग्रेस का ही बोलबाला था, ठीक है। तो इसके सदस्य भी ज्यादा थे उसमें, ठीक है। तो उसी चीज को रेफर किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस थी और कांग्रेस उस समय इंडिया था पूरा, है ना। तो ब्रिटिश एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, ये ग्रेवनेल ऑस्टिन, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इनका स्टेटमेंट है।
भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल किसने बताया था? ठीक है, क्वासी फेडरल का अर्थ ये हुआ कि हमारे संविधान में यूनिटरी नेचर के भी फीचर्स हैं और ये फेडरल जिसमें राज्य और यूनियन दोनों एक मतलब अलग अलग कह सकते हैं काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी स्थितियां जिसमें पूरा देश की व्यवस्था जो है वो यूनिटरी हो जाए, यानी केंद्र सरकार उसमें पावरफुल हो जाए। तो इस संदर्भ में भारतीय संविधान को रेफर किया था ये एक्सपर्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन, ये केसी बियर, ऑप्शन डी। ये सब ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल जैसे यूपीपीसीएस के द्वारा एक आरओ की परीक्षा होती है, सेम क्वेश्चन उसमें पूछा गया। तो ये सब क्वेश्चन लगातार हर एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अभी भी हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, अभी भी समय है। काफी इफेक्टिव है चीजें और आप इसका लाभ लें। अभी जितना भी एग्जाम में टाइम बचा है उसमें पढ़ सकते हैं आप इजिली। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फुल स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, ये सब, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। या फिर मेंस के एग्जामिनेशन की भी आप तैयारी करना चाहें अभी से, या किसी अन्य एग्जाम जैसे यूपीपीसीएस वगैरह, है ना, इन सब के भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहां पे ये हमारे 3 मोबाइल नंबर बताए जाएंगे, इस पे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। अब है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज इसमें से किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, देश के जितने भी कह सकते हैं नेशनल एस्पिरेशन और प्रिंसिपल्स हैं उसका एक जीवंत उदाहरण है कॉन्स्टिट्यूशन। इस रूप में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। राष्ट्रगान जो हमारा है जनगण मन, ठीक है, ये आपको याद भी होना चाहिए। तो इसके हिंदी संस्करण में इसको कब अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो ओरिजिनली चूंकि ये बंगाली में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कंपोज किया गया था, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया है इसके हिंदी वर्जन में। ठीक है, ये 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उसमें कई सारी कमिटीज थी जो अलग अलग टास्क के लिए कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो ये वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन सी। अब है कि संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी कमेटी जो है इंपॉर्टेंट थी और इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। जितनी भी देखिए छोटी बड़ी कमेटीज हैं, चाहे एडहॉक हो या अन्य जो है, इसकी लिस्टिंग देखिएगा। जो लोग ऑलरेडी हमारे पेड मेंबर्स होंगे उनको पता होगा, ये चीजें आपको दी गई हैं, वहां से इसको पढ़ें। और चीजें चूंकि ये पूछी जाती है ना, तो आगे भी संभावना पूरी है कि आपसे ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन मैन्युस्क्रिप्ट कमेटी या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हम कहते हैं, जो मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने को लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, है ना। तो इसमें कुल 7 मेंबर थे, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, इसके अलावा BL मित्र, ये एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, ठीक है, और TT कृष्णमचारी। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है ये ऑड हो गए। ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो मूलतः इंग्लिश में लिखा, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी किया गया था, है ना। तो 2 भाषाएं हुई, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें से कौन संविधान की प्रारूपण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी अभी जैसे हमने बात की, इसका सदस्य कौन नहीं था? तो सबके नाम बताए थे आपको। राजेंद्र प्रसाद जी इसमें जो है ऑड हो गए। कितने सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? तो 7। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कह सकते हैं कि वर्तमान में जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे ही बेस्ड है, ठीक है। और इसको मूव किया इन्होंने, इसको 13 दिसंबर को, और फर्दर जो है ये जनवरी 1947 में 22 जनवरी को असेंबली ने अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो इस डेट को भी याद रखना है। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी ये बताना है। टोटल स्ट्रेंथ 389 की जो निर्धारित थी पहले, तो उसमें कुल जो है संख्या थी इनकी 15, ऑप्शन ए। हो सके तो सबके नाम देख लीजिएगा, जैसे प्रमुख नामों में ये जैसे राजकुमारी, अमृत कौर, है ना, लीला रॉय, मालती चौधरी, और ये सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, है ना, ये सब प्रमुख नाम है।
तो दुर्गाबाई देशमुख है ना, तो सब देख लीजिएगा। इसमें से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे इसमें, कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट करके या फिर किस क्षेत्र से भारत के उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुने गए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है आर्टिकल 324 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए आर्टिकल 371 जो संविधान का है उसके अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? तो 371 और इसके अलावा 371A, 371B ऐसे कर करके जे तक अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान उस पर्टिकुलर राज्य के गवर्नर या राज्य सरकार के द्वारा, जैसे डेवलपमेंट बोर्ड वगैरह है, इसको स्टैब्लिश करने के लिए दिया गया है, तो उसको पढ़िएगा। 371 की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र और गुजरात के लिए इस चीज की व्यवस्था आर्टिकल 371 में है। ठीक है, फिर जैसे ऑप्शंस में हम बात करें ये नागालैंड, तो ये है 371A में। जैसे जम्मू कश्मीर पहले जब स्टेट हुआ करता था तो उसमें 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधान थे ना। फिर जैसे यूनियन टेरेटरी बन गया तो ये सब चीजें समाप्त करी गई। फिर जैसे इसमें आंध्र प्रदेश है तो इसके लिए इसमें आपका 371D में है ना। तो ऐसे जो है सभी आर्टिकल्स को पढ़िएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद अगर हो जाता है कोई, तो उसका हल या फाइनल डिसीजन उस पर देने का अधिकार किसके पास है ना। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है ना, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है फाइनल अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट के पास। भारतीय सशस्त्र सेनाओं यानी कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों जो सेनाएं हैं हमारी, तो इसका सुप्रीम कमांडर कौन बनाया जाता है? तो हालांकि जैसे आप पढ़ते हैं ना कि इसके जैसे हमारे आर्मी के डायरेक्टर जनरल हो गए है ना, जो सबसे टॉप बॉसेस होते हैं इसके, है ना, एयर चीफ मार्शल वगैरह, लेकिन इन तीनों का जो कंबाइंड कमांड मतलब सुप्रीम कमांडर बनाया जाता है वो भारत के वर्तमान जो उस समय के प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, वो होते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद अंतर्गत किया गया था? पहले क्या होता था, 2019 से पहले हमारी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग थे वो नॉमिनेट किए जाते थे, है ना। ये ब्रिटिश काल से चूंकि चली आ रही थी व्यवस्था, उस समय के हिसाब से जो चीजें कह सकते हैं कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग जो ब्रिटिश चीजों के एक्सपर्ट रहे उनको अपॉइंट किया जाता था यहाँ पे, मतलब नॉमिनेट किया जाता था, ताकि वो हमारे जो लॉ बनाने की प्रक्रिया है उसमें अपने कुछ योगदान दे सके, कुछ एडवाइस वगैरह जो स्पेशल है। तो बाद में क्या हुआ, इस चीज को खत्म किया गया है, मतलब ये प्रावधान था वैसे आर्टिकल 331 में कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो ये फर्स्ट करेक्ट हो गया। और बाद में एक 104 है ना अमेंडमेंट हुआ 2019 में, तो इसके माध्यम से अब ये 2 जो लोग नॉमिनेट होते थे इसको खत्म कर दिया गया। ठीक, संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। तो अभी जैसे हमने ऑफिशियल लैंग्वेज वाली बात की थी, तो वैसे ही अनुसूचियों के क्रम में 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी 73rd अमेंडमेंट है ना के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, और पंचायतों वाला जो भाग है कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी पूछा जाता है, तो वो कौन सा है? आर्टिकल ये 9th। ठीक है, इसमें आर्टिकल 243 से 243O तक। ठीक है, आप जरा क्वेश्चन का आंसर ये भी बताइएगा कि 73rd जो अमेंडमेंट हुआ वो किस ईयर में हुआ? ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की व्यवस्था है, तो ये किस पार्ट में है ये पूछा गया, तो अभी ऊपर ही बताया था आपको, भाग 9 में। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट है। इसी के साथ ये वीडियो हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस ध्यान से देख लीजिए, पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने देखे हैं इसमें। इसको जो भी प्रोविजन है साथ के साथ अपने नोट्स में रिवाइज करें। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, अभी भी समय है, आप चाहें तो स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स, डाउट एंड डिस्कशंस के साथ सीरीज, पेड क्विज या फिर मेंस की प्रिपरेशन, इन सब की जानकारी या फिर एडमिशन आप ले सकते हैं। हमारे 3 मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हैं, उसमें देख लीजिएगा, या फिर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में है ना बताए जाएंगे, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन लिया जा सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगले जो क्वेश्चंस हैं उसको अगले वीडियो में देखेंगे। पढ़ाई निरंतर करते रहिए, बहुत एग्जामिनेशन में समय नहीं है, जितना भी समय है उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।